ये वीडियो तुम्हारे क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ क्लास 12 फिजिक्स में वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जहां से तुम्हारा लगभग 30% पेपर आने वाला है। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी का एक अजीब व गरीब सा कॉम्बिनेशन बना के देता है, जिसमें अगर तुम्हारी डेरिवेशंस बहुत बढ़िया हैं, तुम्हें याद हैं, तो तुम इजीली 30% के आसपास अपना टारगेट डेरिवेशन से ही स्कोर कर सकते हो, है ना। तो डेरिवेशन तुम्हें एक बहुत बढ़िया हेल्प है कि सिर्फ डेरिवेशन कर ली, एग्जाम में आया वो ऐसे लिख दिया, टेप दिया, बढ़िया से नंबर इजीली आ जाएंगे, है ना। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सारी डेरिवेशन कर चुके हो तो गुड, इस वीडियो को एंड तक देखो और चेक करो कि क्या मेरी बताई गई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तुमने करी है। और अगर तुम अभी नॉविस हो, स्टार्ट करना चाह रहे हो, उनको नहीं पता कौन सी डेरिवेशन करूं कौन सी ना करूं, इतनी मतलब दुनिया जहान की डेरिवेशन है, तो ये वीडियो तो तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में सारी वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो वेलकम अगेन टू फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स और मेरा नाम है वरुण। हम स्टार्ट करने वाले हैं ये वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बस सिंपल सी एक रिक्वेस्ट है तुम सबसे कि तुम में से जो नया है और अभी इस चैनल पे क्लिक करा है, भैया चैनल को जरा लाइक सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना, ताकि तुम्हें पता लग जाए जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए, है ना। प्रैक्टिकल की वीडियो डाली थी, तुम्हें बहुत मज़ा आया, ऐसे ही ये वीडियोस भी आती रहेंगी, तो अपना प्यार देते रहो। और आओ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, सीधा डेरिवेशन में आने से पहले तुमको मैं देता हूँ एक अच्छा सा वॉक थ्रू। देखो, बोर्ड्स एग्जामिनेशन में बेटा तुम्हारा जो पेपर है ना, वो तुम्हें 3 पार्ट में डिवाइड होके मिलता है। कुछ पार्ट सीबीएसई थ्योरी पूछता है, कुछ पार्ट में तुम्हें न्यूमेरिकल्स मिलते हैं और कुछ पार्ट तुम्हारे डेरिवेशंस के होते हैं। नाउ थ्योरी जो है, यहाँ पे तुम्हारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लगता है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली बढ़िया हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो थ्योरी के क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर सकते हो। थ्योरी में ही जो फॉर्मूले गिवन होते हैं, उन फॉर्मूलों की एप्लीकेशन अगर पता है कैसे अप्लाई होते हैं, तो आप न्यूमेरिकल में स्कोर कर सकते हो। ये दोनों ही बहुत मेहनत मांगता है, दिमाग लगाना आना चाहिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ डेरिवेशन पे देखो, जो कि लगभग 16 से 20 नंबर की आती हैं, तो अगर आप डेरिवेशन पे देखो तो डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है। आपको एक डेरिवेशन है, उसको बस लिखना है, याद करना है। अगर तुम मेमोराइज कर सकते हो तो ये 16 से 20 नंबर तुम्हारे डन हैं, है ना। ऑलमोस्ट 30%, ऑलमोस्ट देखो, ऑलमोस्ट ये देखो ना, ऑलमोस्ट 30% तुम्हारा मामला कवर्ड है इससे, है ना। न्यूमेरिकल्स में फिर भी रिस्क है ना, थ्योरी में फिर भी रिस्क है, वो पता नहीं क्या पूछ ले अप्लाइड फिजिक्स से, और यहाँ पे भी बहुत दिक्कत है। न्यूमेरिकल फॉर्मूले याद है लेकिन सवाल नहीं बनते, है ना। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। तो ऐसे में तुम डेरिवेशन का पल्लू और हाथ, पल्लू क्यों बोल रहा है सर, हाथ थाम के रखो, ठीक है ना। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज देखेंगे बेटा, कौन से चैप्टर से कौन सी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें ये भी रियलाइज हो जाएगा कि कौन से चैप्टर तुम्हें पहले करने हैं, है ना। वो चैप्टर कर लो तो सारी डेरिवेशन वैसे ही खत्म हो जाएगी। आओ बेटा देखते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारे पहले चैप्टर से। ठीक है, क्या कह रहे हैं पहले चैप्टर में, कौन कौन से इलेक्ट्रिकल चार्जेस में से कौन कौन सी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज प्लेट, एक प्लेट पे चार्ज डाल रखा है, जो आगे जाके तुम्हें पता है कैपेसिटर को डिराइव करने के बहुत काम आता है ना। तो ये डेरिवेशन तुम्हारे लिए इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करके जाओ। फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल, एक तरीके से देखा जाए तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन है ये। तो गॉस लॉ जब तुम करोगे तो ये डेरिवेशन तुम्हें ज़्यादा अच्छे से करनी है। इन डेरिवेशंस पे ज़्यादा फोकस करना। अगर तुम्हें लग रहा है कि इस चैप्टर की ये जो डेरिवेशन मैं बताने वाला हूँ, तुम में से अगर किसी को 100 में से 100 सारी डेरिवेशन जो मैंने लिखी है वो तुमने कर रखी है, तो सिर्फ कमेंट करो कि आई एम ऑलमोस्ट डन। आई एम ऑलमोस्ट डन। ऑलमोस्ट क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरी तरीके से तो तैयारी कभी पूरी नहीं हो सकती, तो सिर्फ लिखो ऑलमोस्ट डन। ठीक है, आ जाओ तो देखते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल, दिस इज योर सेकंड डेरिवेशन। तीसरी डेरिवेशन पे आते हैं बेटा, विच इज इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग थिन वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है इनफाइनाइट लॉन्ग थिन वायर, ये भी बहुत बार पूछी जा रही है। तो दिस इज योर डेरिवेशन नंबर 3। तो 1 2 3 ये तीसरी डेरिवेशन है जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो डेरिवेशन है, जो जिसके चांसेस बहुत हैं, वो है टॉर्क की बेटा। टॉर्क ऑन अ डाइपोल, एक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हो तो उस पर टॉर्क लगता है, वो टॉर्क
कि डेरिवेशन क्या है वो इंपॉर्टेंट है। डाइपोल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब डाइपोल कर रहे हो तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बेटा। ये 4 डेरिवेशन है हमारे चैप्टर 1 से। आइए मूव करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाले चैप्टर पे, देखते हैं वहाँ से कौन कौन सी डेरिवेशन आएंगी। आइए तो देखिए पहले क्या है, पूरे चैप्टर में कैपेसिटर से कोई डेरिवेशन ना है ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो इस चैप्टर में भी तुम्हें कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये आना चाहिए। दिस इज योर डेरिवेशन नंबर 5th। देन वी हैव योर डेरिवेशन नंबर 6th व्हिच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आने के चांसेस हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक, पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक वाले केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक में बैटरी लगी होती है और एक में बैटरी रिमूव्ड होती है, तो ऐसे केसेस हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, बट अपन अभी डेरिवेशन की बात कर रहे हैं। तो 7th डेरिवेशन है कैपेसिटेंस ऑफ अ partially filled dielectric in a parallel plate capacitor. So this is also important. Then we have your derivation number 8 which is electrostatic potential at axial and equatorial point. ये करके जाना बेटा। देखो अगर तुम ये कर लोगे ना तो ऐसे सा सेम डेरिवेशन है फर्स्ट चैप्टर में भी, जिसमें तुम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालते हो एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। एक बोनस बता रहा हूं, अगर इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट करोगे तो एनी पॉइंट इन स्पेस, ये भी बेटा कर लेना, तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा, है ना। पूछ ली तो बाद में कोसोगे कि यार जब इतना कर लिया था तो एक और कर लेता, ये डेरिवेशन आ गई, है ना। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड हैं, इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आइए मूव करते हैं हमारे तीसरे चैप्टर विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे क्या है। आ जाइए, तो हमारे पास 9वीं जो डेरिवेशन आ रही है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इक्वल्स टू वी ना, कैसे आया ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद I इक्वल्स टू वी ना से ओम्स लॉ कैसे डिराइव करते हैं, है ना, ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसके बाद ओम्स लॉ की जो डेरिवेशन है वो इंपॉर्टेंट है। फिर इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ सेल जॉइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्बिनेशन जो सेल्स के होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्विवेलेंट वोल्टेज पोटेंशियल क्या आता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, आसान सी डेरिवेशन है। गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 आती है तो उसको तुम्हें डिराइव करके बताना है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तक 12 डेरिवेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जितने चैप्टर्स आएंगे तुम देखोगे जो डेरिवेशंस का ग्राफ है वो डाउन जाएगा, अब डेरिवेशंस कम आएगी। रे ऑप्टिक्स में तो भर के है ना, लेकिन अब इस बुक में डेरिवेशंस तुम्हें अब कम मिलेगी। आते हैं देखते हैं चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा मैग्नेटिज्म, उसमें देखते हैं हमारे पास क्या डेरिवेशन है। चैप्टर 4 में देखिए हमारे पास 13th डेरिवेशन आ रही है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हम आ चुके हैं। 13th डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही एक और बिल्कुल मिलती जुलती सी डेरिवेशन है जो तुम्हें मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, है ना। एक्सिस एक्सियल पॉइंट पे, मतलब एक्सिस पॉइंट पे और तुम्हारे सेंटर पे डेरिवेशन बिल्कुल आ सकती है। और फिर हमारे पास है बेटा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग पैरेलल वायर, है ना। दो तारे हैं जिसमें सेम करंट जा रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है। न्यूमेरिकल्स बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये भी ज़रूर करके जाना। और इस चैप्टर की आखिरी डेरिवेशन जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग लूप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 4 भी खत्म होता है और 16 डेरिवेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है, जो मैग्नेटिज्म का ही एक और चैप्टर है, यहाँ से हमारे पास थोड़ा डेरिवेशन कम हो रही है। हमारे पास 17वीं जो डेरिवेशन आने वाली है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड की, है ना। सेल्फ इंडक्टेंस है और फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस है जिसके चांसेस हैं यहाँ से आने के। और 18वीं डेरिवेशन में बेटा मोशनल ईएमएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BLV E इक्वल्स टू BLV, है ना। मोशनल ईएमएफ के क्वेश्चन आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हमारे पास है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो EMI में से मोस्टली तुम्हें जो डेरिवेशन मिल सकती है बेटा
वो तुमको ये मिल सकती है, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में तो कोई खास ऐसी डेरिवेशन नहीं होगी, तो इसलिए अपन ने वो चैप्टर नहीं लिया है, तो आपको EMI में से ये डेरिवेशन मिल सकती है। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7 यानी अल्टरनेटिंग करंट पे। तो आ जाते हैं अल्टरनेटिंग करंट पे। तो बेटा अल्टरनेटिंग करंट पे 19 डेरिवेशन हो चुकी है। आइए देखते हैं हमारी 20th डेरिवेशन विच इज RMS वैल्यू ऑफ AC। तो RMS वैल्यू ऑफ AC जो होता है ना, VRMS इक्वल्स टू V0/√2। तो ये वैल्यू कैसे आई, ये तुम्हें निकालनी आनी चाहिए, डेरिवेशन आनी चाहिए। फिर हमारे पास 21वीं डेरिवेशन RLC सर्किट। इस चैप्टर में से, इस चैप्टर की सोल है क्या? RLC सर्किट है और ट्रांसफॉर्मर है ना, ये तो मेन सोल है, इस चैप्टर की जान है। तो सीरीज RLC सर्किट तुम्हें आना चाहिए और रेजोनेंस कंडीशन के बारे में बेटा आइडिया होना चाहिए। देन 22nd डेरिवेशन जो मुझे लगता है जहाँ जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं वो है एवरेज पावर। बेटा एवरेज पावर के क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ये डेरिवेशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज चैप्टर नंबर 7 और यहाँ पर फर्स्ट बुक होती है ख़त्म, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कोई डेरिवेशन नहीं बनती। तो हमारे पास 8 चैप्टर यानी पहली बुक खत्म हो चुकी है और हमारे पास दीज आर द डेरिवेशंस। आते हैं, मूव करते हैं तुम्हारे फेवरेट चैप्टर विच इज रे ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 9। 8th हमने स्किप करवा दिया। अभी तक हमारी बेटा 22 डेरिवेशन हो चुकी है, तो 23rd डेरिवेशन देखो, अगर तुम ये करते जाते हो ना डेरिवेशन, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ ये डेरिवेशन तुम्हें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में से चॉइस आएगा मोस्टली। उसमें से चॉइस नहीं आया तो अल्टरनेटिंग करंट में चॉइस आ जाएगा रे ऑप्टिक्स के साथ। हालांकि थोड़ा अटपटा है ये, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स के साथ चॉइस में देते हैं, बट फिर भी अगर तुम ये डेरिवेशंस कर लेते हो ना, मैं तुम्हें गारंटेड बता रहा हूँ 5 नंबर तुम्हारे श्योर शॉट यहाँ से कंप्लीटेड है, 5 नंबर, ठीक है। देखो क्या, देखो लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है, सबको पता है, यहाँ से तुम्हारे पास डेरिवेशन आ सकती है। 24th प्रिज्म में बेटा, प्रिज्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन, इसके बीच का रिलेशन बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। ये दोनों हो जाए तो बेटा 25th डेरिवेशन इज रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस की हेल्प से ही आप लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी डिराइव करते हो, तो अच्छा रहेगा कि आप ये 3 तो करके जाओ। उसके बाद 26 जो डेरिवेशन है वो एक तरीके का कॉम्बो है। आपको बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देखो आपको माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप तो भाई करके ही जाना है, इन सभी में भी मैं इस पे स्टार बना रहा हूं, यहां से इसके आने के चांस सबसे ज्यादा हैं। इधर टेलीस्कोप तुम्हें दे देंगे, टेलीस्कोप में क्या पूछ रहा है, जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग में तो कोई डेरिवेशन है नहीं, तो तुम्हें क्या क्वेश्चन आएगा, टेलीस्कोप तुमसे देंगे कौन सा वाला, रिफ्रैक्टिंग टाइप, और उसकी मैक्सिमम जब इन्फिनिटी में इमेज बनती है तो उसके डेरिवेशन तुमसे बोलेंगे। दूसरा क्या पूछ सकते हैं तुमसे, जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है उसके फायदे पूछ सकते हैं, है ना। तो वो तो चलो हम थ्योरी की तरफ निकल जाएंगे, मैं उस पर नहीं आना चाह रहा। तो टेलीस्कोप जरूर करके जाओ। माइक्रोस्कोप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के चांसेस सबसे ज्यादा हैं आने के, है ना, और वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाले जो उसके 2 सब पार्ट बनते हैं, एक मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और रिलैक्स्ड आई, वो करके जाओ। और अगर कंपाउंड कर रहे हो तो सिंपल माइक्रोस्कोप भी देख लो, है ना। तो मोटा मोटा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से गारंटेड कह रहा हूं भाई, गारंटी है हमारी, गारंटी है कि यहां से सवाल बिल्कुल आएगा बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं विच इज चैप्टर 10 यानी कि वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स। बेटा अब तक हम 26 डेरिवेशन कर चुके हैं, दिस इज आवर डेरिवेशन नंबर 27 और 27 डेरिवेशन में है बेटा स्नेल्स लॉ थ्रू वेव थ्योरी। देखो रे ऑप्टिक्स के साथ तुम्हें वेव ऑप्टिक्स में एक तरीके से चॉइस मिलेगा, तुमसे बोलेगा हाइगन्स प्रिंसिपल बता दो, आई नो थ्योरी का पार्ट है, और तुमसे हाइगन्स प्रिंसिपल के बेसिस पे तुमसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करने को दे सकता है, ठीक है ना। तो दिस इज 28th, ठीक है। मुझे पता है जो इस चैप्टर में हमारे पास YDSC एक्सपेरिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा उसकी डेरिवेशंस दिखी नहीं है कि बनाने के लिए आ जाएं, तो वहाँ से आप मेरे हिसाब से बस एक बार पढ़ लेना, उसको देख लेना, पता रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेन इसमें से बेटा यही है। तो यहाँ पर हमारे मेन चैप्टर्स होते हैं ख़त्म। अब आ जाते हैं हम हमारी
छोटे मोटे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट मॉडर्न फिजिक्स की तरफ कि उसमें क्या चैप्टर्स हैं। तो डुअल नेचर में से कोई खास क्वेश्चन बन के नहीं आते हैं, तो चैप्टर 11th में कोई खास क्वेश्चन नहीं है। सीधा मूव करते हैं चैप्टर 12 और 13 यानी एटम और न्यूक्लियाई। इसमें बेटा आपको जो क्वेश्चन जो डेरिवेशन के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं वो है न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम साइज एंड मास नंबर। ये हमारी डेरिवेशन होने वाली है 29th। दिस इज आवर 29th डेरिवेशन। बेटा यहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अबे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दो भाई, ठीक है ना, पसंद आना चाहिए तुम्हें ये सब। फिर सवाल आते हैं कि बताओ कि न्यूक्लियर डेंसिटी साइज और मास पर डिपेंड नहीं करती है, तो ये डेरिवेशन बहुत बार आ सकती है। और मतलब रिस्क मत लेना, जा रहे हो तो ये करके जाओ। जो 30th डेरिवेशन है जिसमें तुमसे ईदर रेडियस या वेलोसिटी, काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी और इन दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट, हाइड्रोजन के लिए करते हैं ना, तो बेटा ये एक्सप्रेशन तुम्हें आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में बोनस तुम्हें दे रहा हूं, करना चाहो तो कर लेना, मास डिफेक्ट, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि मास डिफेक्ट वाली डेरिवेशन कैसे निकालते हैं। सो दिस यहाँ पर ये चीज़ खत्म होती है। सेमीकंडक्टर से कोई खास डेरिवेशन नहीं बनती है, तो बेटा अगर तुम ये कर लेते हो तो गारंटेड है तुम एग्जाम में 30% तुम्हारा पेपर यहीं से आने वाला है, ठीक है। अगर ये बढ़िया लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना। और अगर तुम्हारी करी हुई डेरिवेशंस मेरी बताई हुई डेरिवेशन से मैच कर गई है तो लिखना जरूर ऑलमोस्ट डन, ठीक है। ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहो, मजे करो और रिलैक्स रहो, चिल।